हाँ भाई चले। तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक इसमें वो है सैंडविच थ्योरम। हाँ, सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड पहले एक दो बातें मुझे बतानी है ना। तो मतलब उसी के अंदर ही बता देंगे अपन। सैंडविच थ्योरम अलग से पर्टिकुलरली क्या है वो मैं बता दूंगा, बट उसको समझाने से पहले एक दो बातें इन जनरल भी बात करनी है उस पर। तो हेडिंग डालते हैं अपन सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम है स्क्वीज प्ले। ठीक है। इन जनरल एक पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स। ठीक। तो अगर आपको पता है कि एफ एक्स जी एक्स से हमेशा बड़ा है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि लिमिट किसी भी पॉइंट पे x टेंड्स टू a पे एफ एक्स की जी एक्स से बड़ी ही है। ये बात सही है कि भाई अगर ये है तो ये बात सही है इस केस के अंदर। हाँ जी, समझ गए ये बात कि अगर एफ एक्स जी से हमेशा बड़ा है तो किसी भी पॉइंट पे, मतलब मान के चल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही रही है, तो किसी भी पॉइंट पे दोनों की लिमिट की बात करेंगे तो उसकी लिमिट इससे ज्यादा ही है। ऐसा हो सकता है कि एफ जी से बड़ा हो हमेशा, फिर भी लिमिट बराबर आ जाए किसी पॉइंट पे। बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये है तो क्या मैं ये जजमेंट दे दूं ये है तो ये होगा हमेशा? हम्म, यस सर या नो सर, कुछ जवाब तो दो। नो सर। तो आप बताओ फिर ऐसा क्या केस है कि जब ये हमेशा इससे बड़ा हो पर लिमिट बराबर भी आ सकती है किसी पॉइंट पे? भाई नो बोला है तो ऐसे थोड़ी बोला होगा, कुछ सोच दिमाग में आया होगा तभी बोला होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ एफ जी से बड़ा है तो क्या लिमिट उसकी हमेशा एफ की जी से बड़ी ही होगी क्या किसी भी पॉइंट पे, या बराबर आ सकती है? आपने कहा नो सर, तो कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जांपल दिमाग में? बोलो है या नहीं, नहीं तो मैं आगे बताऊं यार। सर एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, देखो आप थोड़ा सा सोचो। अगर मान लो ऐसा होता, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। क्या आप देख पा रहे हो कि एफ हमेशा जी से बड़ा है? हमेशा। इस पॉइंट पे भी एफ ऊपर है जी नीचे है, और बाकी सब जगह भी एफ ऊपर है जी नीचे है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं तो आप देख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जी के। सही है। यस सर। तो मैं यही कह रहा था एग्जैक्टली कि ऐसा है तो आप ऐसा हमेशा क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। इस केस में सही है, बट ऐसा केस हो तो, इसलिए जनरल फंडा क्या है कि इफ एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, तो पक्की बात है कि लिमिट एफ एक्स किसी भी पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करती है तो, ये मान के चल रहा हूं मैं, है ना, कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी, या ग्रेटर देन होगी या इस केस की तरह बराबर भी हो सकती है, प्रोवाइडेड
लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड gx बोथ एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट करनी चाहिए, पता चले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर हम क्या बात करेंगे, ठीक है ना। चलो ये पहला पॉइंट है ना, ये अभी सैंडविच थ्योरम नहीं है, सैंडविच थ्योरम को समझाने के लिए उससे रिलेटेड एक पॉइंट था जो मैंने क्लियर करा है, अभी एक पॉइंट मैं और लूंगा उसके बाद सैंडविच पे आऊंगा, ठीक है। ये मिटा दूं? यस सर। यस सर, लेफ्ट साइड में। मान लो सेकंड केस में 3 फंक्शन है, f जो g से हमेशा बड़ा है और h से हमेशा छोटा है, ठीक। f है इस तरह जो h से हमेशा छोटा है और g से हमेशा बड़ा है। सपोज ये fx सॉरी hx, ये gx एंड ये fx। तो किसी भी पॉइंट A पे लिमिट x टेंड्स टू A पे gx की वैल्यू है सपोज g की वैल्यू है मान लो कुछ L1 और लिमिट x टेंड्स टू A पे ही hx की वैल्यू है L2, है ना। मान लो A की बात हो रही है, ये किसी A पे बात हो रही है, A पॉइंट पे, तो ये लिमिट आ रही है L1 और ये लिमिट आ रही है यहां पे L2। तो अगर मैं बोलूं आपको कि क्या ये जरूरी है, एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं मैं, ट्रू फॉल्स बताना आपको, क्या ये जरूरी है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx L2 और L1 के बीच ही होगी? बोलो। क्या ये ट्रू है? बोलो भाई। सर इक्वालिटी वाला केस भी आ सकता है। वेरी गुड, चलो पहली बात तो ये सही है, ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये L2 है लिमिट और f भी यहां पर L2 हो जाए लिमिट, ऐसा केस हो सकता है ना, ये f है, ये h है और ये g है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में है और a पॉइंट पे इसकी लिमिट f की h के बराबर भी हो सकती है ना, जैसा पिछले केस में था, क्योंकि इक्वालिटी में बी ट्रू। चलो अब मैं सेकंड स्टेटमेंट, इक्वालिटी में बी ट्रू, ठीक है ना, और इसमें लिखा था प्रोवाइडेड लिमिट एफ एक्स, यहां पर लिख लेना प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं आपसे चलो स्टेटमेंट 2 कि L1 के बराबर या बड़ा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लेस देन लिमिट x टेंड्स टू a सॉरी बस L2, ये ट्रू है फॉल्स है? ये भी फॉल्स है, इसमें भी दिया होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू x एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि ऐसा सीन हो सकता है ना, आप देखो ये h है, मान लो ये h है और ये g है और बीच में f आपका ऐसा हो, मान लो ये a है ना, a पे ये L2 है, ये L1 है, आपका ऐसा हो जाए f, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी f की a पे? दिस इज द पॉसिबिलिटी because it is not given
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट एफ एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। अगर फंक्शन ने दे दिया उसने कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फिर तो पक्की बात है कि L1 और L2 के बीच में या उनके बराबर हो सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। सबसे पहले क्या बात करी मैंने दो फंक्शन के लिए, अगर इक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कि एक दूसरे से बड़ा ही है, फिर भी किसी पॉइंट पे लिमिट बराबर हो सकती है। हाँ, अगर दे दे फंक्शन कंटिन्यूअस है फिर नहीं हो सकती, या पिछले केस में डिसकंटिन्यूअस था। ऐसी तीन फंक्शन में मैंने कहा एक फंक्शन दो के हमेशा बीच में है, तो किसी भी पॉइंट पे बाकी दो की लिमिट दे रखी है, एग्जिस्ट करती है, एक L1 है एक L2 है, तो बीच वाले की लिमिट उनके बीच ही होगी क्या, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। हाँ, अगर करेगी तो बोल सकते हो यहां से लेके यहां के बीच में आएगी, इंक्लूडिंग दोज टू पॉइंट्स, ये भी केस हो सकता है। समझ में आ गया ना आपको ये? यस सर। चलो ये मिटा दूं। Now third point, limit again f is between h and g and limit x tends to a gx, अगर फंक्शन g और h के बीच है और लिमिट x टेंड्स टू a पे g और h की वैल्यू l है, तो मैं क्या ये 100% इंप्लाई कर सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि x टेंड्स टू a पे fx की लिमिट भी l होगी? बोलो। या इसमें भी सर ऐसा कोई लफड़ा हो सकता है कि उसको दिया होना चाहिए कि x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, अगर नहीं कर रहा पिछले वाले की तरह, तो ऐसा कुछ लफड़ा हो सकता है क्या? मतलब भैया अगर आपने वो दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो आप इसके बारे में सोचो कि क्या ये दो चीजें दी जाए तो ये चीज इंप्लाई की जा सकती है, इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू। हंसती है तो मुस्कुराती है, बारिश होती है तो मुस्कुराती है, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको, तो ये होने पर ये होगा ट्रू, पक्की बात है कि नहीं? यस सर। देखो नो सर। नो सर, तो आप मुझे कुछ बताओ ऐसा क्या दिमाग में आया आपके जो आपने नो सर बोला? सर अगर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ना करे, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करने का तो मतलब ही नहीं ना, लिमिट में हम एफ ऑफ ए की बात नहीं करते हैं। सर क्या? लिमिट के अंदर x टेंड्स टू a पे हमें x बराबर a पे थोड़ी बात करनी है, तो f ऑफ a हो या ना हो उससे क्या मतलब है? देखो ऐसे समझो, ये फंक्शन है h, ये फंक्शन है g नीचे वाला, ये f है, ये g है, और h इनके बीच में है, f इनके बीच में है। अब एक बात बताओ, जब a पॉइंट पे ये ऐसा होगा, h ऊपर होगा, नीला वाला नीचे होगा, तभी तो f हमेशा g हमेशा h से छोटा होगा, ऐसा केस है। तो अगर f हमेशा बीच में है और इस पॉइंट पे लिमिट आई, जब फंक्शन आ रहा होगा इस पॉइंट पे, तो एक बात बताओ, जैसा पिछले केस में मैंने बताया ऊपर निकल गया नीचे निकल गया, बीच में ऐसा हो जाए फंक्शन, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी है क्या यहां पे? भाई ऊपर से पूरा आ गया, नीचे से पूरा आ गया, एक ही पॉइंट है, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ऊपर चला गया तो h वो वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि h से हमेशा बड़ा छोटा है, या नीचे चला गया तो वो वाली वायलेट हो जाएगी कि g से हमेशा बड़ा है। तो इसको इधर से ही निकलना पड़ेगा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पे अगर वो ना भी बोले लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अगर आपने दो फंक्शन ऐसे ढूंढ लिए जिनके बीच में वो हमेशा है, दूसरी बात किसी पॉइंट a पे अगल बगल वाले फंक्शंस की लिमिट सेम आ गई, तो 100% बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे वही आएगी। ये बात समझ में आ गई आपको?
तो बस यही सैंडविच थ्योरम है। तो देखो ये वाला फंक्शन इन दो के बीच में स्क्वीज हो गया, फंस गया, सैंडविच बन गया, है ना। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में आलू, है ना। वैसे ये आलू की तरह बीच में फंस गया, स्क्वीज हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम। ये याद रखें, बस इतनी सी है सैंडविच थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन आपको मिल गया f जो g से हमेशा बड़ा है और h से हमेशा छोटा है, और किसी पॉइंट a पे दोनों की लिमिट बराबर है, f और h की, सॉरी g और h की l, तो पक्की बात है f की लिमिट भी l ही होगी। आई होप ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपको क्लियर है इससे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सर हाँ जी, सर अगर जो fx है वो उस पॉइंट पे टच ही ना करे, उससे पहले ही रुक जाए। नहीं तो हमने कहा अभी कोई इंटरवल लिया, अब इसके पहले ही रुक जाए, इसका मतलब f का डोमेन तो यही हो गया ना यहां तक। यस सर। तो फिर आप ये वाली बात कैसे बोलोगे कि आप जहां जहां बोल रहे हो f g से छोटा है, h से छोटा है, तो एक इंटरवल के लिए बोल रहे होगे ना। मान लो मैंने कहा -10 से लेके 11 तक की बात हो रही है, तो -10 से 11 के बीच में ये चीज डिफाइंड है, और उसके बीच में ही कोई पॉइंट है जिसपे ये दोनों L है, तो उसको आना ही पड़ेगा ना बीच में। भाई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि h का डोमेन इधर अलग है, g का इधर अलग है, और f का इससे छोटा रह गया, तो फिर तो ये वाला पॉइंट अगर, फिर ये वाला पॉइंट उसके बीच में कैसे मिल रहा होगा। भाई हमने कहा है, ये चीज गिवन है कि x बराबर a पे ये दोनों बराबर हैं, तो वो a जो पॉइंट है ना, वो इस इनइक्वालिटी के इंटरवल, जब जब ये वैलिड है ना, जिस इंटरवल में ये वैलिड है, उसके बीच का ही पॉइंट a ले रहे हैं, अगल बगल का नहीं ले रहे हैं कि उधर हो गया या इधर हो गया। ठीक है, ओके सर। चलो मिटा दो इसको। यस सर। तो ये थ्योरेटिकल एक थ्योरम थी, याद रखे है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, और इसके एप्लीकेशन और भी इंटरेस्टिंग है। लिमिट्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले अपने क्या सोचेंगे, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके मुंह पे तो लिखा नहीं है कि ये सैंडविच का क्वेश्चन है, तो अपन तो जितने अपने को लिमिट के फंडे आते हैं वही लगाएंगे। सबसे पहले तो जो मैंने बता दी थी एक बार पहले कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर सबको अलग अलग कर दें और डोमिनेटिंग टर्म देख लें तो सभी लिमिट्स जीरो आ रही है, सभी लिमिट्स जीरो आ रही है, तो 0 0 0 0 आंसर जीरो बोल दें, तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज हेयर लिमिटिंग वेरिएबल इज n, एंड नंबर ऑफ टर्म्स किस पे डिपेंड कर रही है, देखो इस पे 2 3 4 n, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी डिपेंड करती है लिमिटिंग वेरिएबल पे। तो ये वही वाला केस हो गया कि छोटे 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 जीरो मिलके कुछ ना कुछ आंसर बना देंगे, ये आंसर जीरो नहीं होगा, तो यहां सेपरेशन नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, फिर अपन दिमाग में क्या लगाते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन हमने कहां करे थे, जब हमने प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन करे थे कि सीरीज का सम निकालने के लिए, जिसमें हमने मेथड ऑफ डिफरेंस वाले भी करे थे, पाई वाले क्वेश्चन भी करे थे, कुछ ना कुछ कट गया एक दूसरे से, मेथड ऑफ डिफरेंस वाले भी करे थे, सिग्मा समेशन वाले भी करे थे, सिग्मा एन क्या होता है, एन स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है ना, वो सारे प्रोग्रेशन के जितने फंडे हैं ना, आपने एपी जो जब पढ़ा था प्रोग्रेशन, उनमें से कोई भी फंडा आपके दिमाग में आए और क्वेश्चन हो जाए तो अपन करते हैं। लेकिन आप बताओ क्या इस सीरीज को उनमें से किसी एक मेथड से आप कर सकते हो? आपने सब दिमाग खर्च कर लिया इस पे कि मैंने मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं हो रहा, आप जनरल टर्म लिखोगे, लिख लिया n = n² + r। अब इसको कैसे तोड़ू मैं, ना तो ये स्प्लिट हो रहा है, ना ये कट रहा है, ना कुछ बन रहा है, ना कोई स्टैंडर्ड सीरीज है, ना कोई समेशन लग रहा है, तो आप तंग हो गए, प्रोग्रेशन लगा लगा के आप तंग हो गए कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। देन यू विल थिंक अबाउट सैंडविच कि अच्छा सर ने बताया था कभी क्वेश्चन ना होना तो एक राज है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो सैंडविच से ही होता है। तो
ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब करना क्या है, करना बड़ा भारी काम है इसमें, बता रहा हूं। एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको एक तरह से समझने के बाद याद भी रखना है कि हाँ ऐसा किया जाता है, अदरवाइज तो अपने दिमाग में नहीं आएगा। तो ये एक फंक्शन है, मान लो ये एक फंक्शन है एफ, ठीक है जी। अब सर क्या करें, एफ तो दे दिया आपने, लेकिन सैंडविच थ्योरम कब लगती है? सैंडविच थ्योरम तो तब लगती है जब आपको दो फंक्शन पता हो, एक इससे छोटा एफ से और एक एफ से बड़ा। फिर आप इस पॉइंट पे देखो कि उसकी लिमिट और उसकी लिमिट बराबर भी आए। लिमिट x टेंड्स टू a पे g बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पे h बराबर l भी आए, तो हम कहेंगे f की लिमिट l है। तो मतलब समझ रहे हो, इसकी लिमिट बताने के लिए कितनी माथापड़ी करनी है। पहले तो आपको दो फंक्शन ढूंढने हैं, एक जो इससे बड़ा हो हमेशा वो h होगा, एक जो जिससे छोटा हो g होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से कोई एक फंक्शन ढूंढना है, एक ये एक ये। चलो आपने हिट एंड ट्रायल से ढूंढ लिया। अब वो फायदा तभी देगा आपको अगर उस पॉइंट पे उन दोनों फंक्शन की लिमिट बराबर आए, एग्जिस्ट करे, तब तो आप बोल सकते हो सैंडविच थ्योरम से हाँ यार इसकी लिमिट भी वो आएगी। अगर मान लो इसकी लिमिट अलग आ गई, इसकी लिमिट अलग आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, फिर तो उससे पहले मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है कि 2 और 3 के बीच तो लिमिट कुछ भी हो सकती है, 2.25, 2.5, 3.25, 3 कुछ, तो आप इसका आंसर थोड़ी बता पाओगे। तो इसलिए समझो थोड़ा भारी काम है इसमें। भारी क्या है, पहले तो 2 एग्जांपल सोचना, पहली बात तो कई होंगे उसी में प्राण निकल जाते हैं, फिर सोच लिया तो उसकी लिमिट्स बराबर आना, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब देखो मैं सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया, शुरू कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका न्यूमरेटर सेम है, सब में n स्क्वायर सेम है, 1 2 3 ये बढ़ रहा है ना। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, f के साथ पता है क्या करो, इधर न्यूमरेटर तो सेम ही रखो, न्यूमरेटर सेम ही रखो। अब यहां पर जो फंक्शन आपको बनाना है जो इससे हमेशा बड़ा हो, क्या हो, जो इससे हमेशा बड़ा हो, मतलब डिनोमिनेटर उसका छोटा होना चाहिए। तो जो इनमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर है ना वो इसके नीचे लगा दो, और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है ना वो इसके नीचे लगा दो। तो इससे फायदा क्या होगा, देखते जाओ, है ना, बहुत जबरदस्त चीज करने वाले हैं अपन। तुम कहोगे अरे वाह चमत्कार हो गए, तो ये h है ये g है। तो मान लो मैंने h फंक्शन लिया hx, ऐसे खुद से इमेजिन कर रहा हूं मैं, ऐसा अगर हो तो फंक्शन मैंने ले लिया n अपॉन सबसे छोटा डिनोमिनेटर, सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, n स्क्वायर प्लस 1, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, खट 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 खट, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अगर देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये और ये टर्म सेम है, इस टर्म और इस टर्म में कंपैरिजन करोगे तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये टर्म छोटा हो गया, मतलब ये टर्म बड़ा हो गया। ऐसे ये टर्म इससे बड़ा हो गया, ये टर्म इससे बड़ा हो गया, तो ओवरऑल ये फंक्शन इससे हमेशा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हाँ, तो ये खेल ऐसा, ठीक है। अच्छा चलो सर, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही सबके डिनोमिनेटर में मैं ये लगाऊंगा सबसे बड़ा नंबर, तो देखो n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अप टू खटखट खटखट n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। n की जगह भी आप 2n कर लो क्वेश्चन में, है ना, मैं कुछ 2n 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 ठीक है, 1 1 1 1 1, ठीक, क्लियर है, 2n 2n कर दिया। अब देखो ये वाला टर्म बराबर है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में देखोगे इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये टर्म इससे छोटा है, ये टर्म इससे छोटा है, ये टर्म उससे छोटा है। इस तरह से क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन f से छोटा है? बोलो। यस सर। तो देखो अब मैंने हिट एंड ट्रायल से दो फंक्शन तो ढूंढ लिए, एक h और एक g, जो इस तरह है कि g हमेशा f से छोटा है और h हमेशा h से बड़ा है। अब ये भी चेक करना पड़ेगा क्या इसकी लिमिट और इसकी लिमिट बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो सैंडविच थ्योरम से आप बोल दोगे कि ये भी उन दोनों के बीच में ही रहेगा। क्यों? सैंडविच थ्योरम कहती यही है, अगर f g और h के बीच में हमेशा है एंड
ऊपर से जी और एच की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, किसी सेम पॉइंट पे वैल्यू आ जाए सेम, तो ये लिमिट भी उधर ही जाएगी बस। तो ये क्या लिखा है, एच एक्स क्या है आपका। हाँ भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट। अबे भाई मेरे इनफाइनाइट तो ठीक है, एन के टर्म्स में कुछ तो दे रखा है, दिख रहा है आपको। समेशन नहीं करोगे इसका, अरे नीचे 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 2n तक, तो कितने टर्म्स हुए, 2n। हाँ 2 terms. हाँ जी हाँ जी, है ना। तो सिली सा आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे, इनफाइनाइट। तो ये 2n टाइम्स ईच टर्म इज n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसी जी क्या बन गया, 2n टाइम्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। अब आप देखो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एच एक्स की क्या है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे, है ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे इसका कोफिशिएंट बराबर कर दोगे, 2 आ रही है, और यही लिमिट आ रही है उसकी, देखो ध्यान से, जी की, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे gn की लिमिट भी 2 आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, कोफिशिएंट ऑफ 2n n स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 2 अपॉन 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। बस काम बन गया। सैंडविच क्या कहता है, एफ जी और एच के बीच है और जी और एच की लिमिट सेम आ गई, तो उस पॉइंट पे एफ की लिमिट भी वही होगी, आंसर इज 2। तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 0 को जा रहा था, ये भी 0 को जा रहा था, ये भी 0 को जा रहा था, सब छोटी छोटी क्वांटिटी ने इंफिनिटी बार जुड़ के पूरी क्वांटिटी 2 को पहुंचा दी। एग्जैक्ट 2 नहीं होगी ये कभी भी, बट 2 की तरफ जा रही है, ठीक है ना, 2 से छोटी ही होगी ये। चलो हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. बस तो ये सैंडविच का था। अब आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई, और एक एग्जांपल सफिशिएंट है अच्छे से समझने के लिए, बाकी मेरे पास 2-3 एग्जांपल हो रहे हैं, मैं खटाखट करवा दूंगा तुम्हें। तो ये मिटा दें, अब समझ में आ गया, नोट कर लिया तो। सर 1 मिनट। मिटा दें। यस सर। देखो मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता, अभी जो सीरीज है उसमें तो न्यूमरेटर फिक्स था, अभी न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है, मान लो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर, ऐसी n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन आप क्या करो, इसको बोल दिया मैंने f, तो f छोटा, ऊपर वाली सीरीज को सेम रखो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो, ऊपर वाले को सेम रखो। डिनोमिनेटर अगेन सबसे छोटे वाला लगा दोगे अगर सबके नीचे, तो सारे टर्म बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो मैं क्या 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर से लेके ऐसे n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ये इससे बड़ा, ऐसे सारे टर्म बड़े, और छोटा करने के लिए मैं सबसे बड़े वाला नीचे लगा दूं, 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर से लेके n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। हाँ जी सही है, कोई दिक्कत। No, sir. कितने टर्म है, 1 से लेके n तक, n 1 प्लस एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या गया 1 प्लस 2 प्लस से लेके 3 से लेके 1 से लेके n का सम, और ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और नीचे 1 प्लस एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे, आंसर क्या आएगा हाफ, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे इसका भी 1 से लेके सिग्मा, 1 से लेके n का सम,
n प्लस एन स्क्वायर, ये भी n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। इस पर भी लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे, इन्फिनिटी, आंसर कितना आ गया? हाफ। अब ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो बीच में फंस गई रजिया गुंडों में, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? हाफ। चलो ठीक है जी। यस सर। चलो बता दूं? Yes, नो sir. सर। जल्दी कर लो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे को, 1-2 क्वेश्चन कराने हैं फटाफट। कर दो सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, दिमाग लगाना, सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन हो सकता है। जस्ट एक हिंट है, कोई रूल नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आ जाए, सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी पता है। क्या पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना, वो x-1 से हमेशा बड़ा होता है और x से हमेशा छोटा होता है। जानते हो? ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फंक्शन में आपने, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा या बड़ा बराबर होता है और x-1 से हमेशा बड़ा होता है। पता है क्या आपको? यस सर। बस, तो अब क्या करेंगे? 1 इंटू एक्स हमेशा क्या है? x से छोटा है x-1 से। सिमिलरली 2 इंटू एक्स हमेशा 2x से छोटा है और2x-1 से, ऐसी 3 इंटू एक्स 3x से हमेशा छोटा है, 3x-1 से बड़ा है। चलते 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 n डॉट x nx से हमेशा छोटा है और nx-1 से हमेशा बड़ा है। तो अगेन देखो, आप अब इसमें खुद ही बैठे बिठाए आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो ऊपर क्या बन गया? 1 डॉट x प्लस 2 डॉट x से लेके खड़खड़ खड़खड़ n डॉट x लेस देन, इस सब में x कॉमन आ गया तो 1 से लेके n का सम, इधर 1 से लेके n का सम आ गया इंटू x कॉमन आ गया, और 1 1 1 1 1 कितनी बार आ गया? -n बार आ गया। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर। तो क्या यहां आपको दिख रहा है? ये f, ये g और ये h। बोलो, लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो जब इन्फिनिटी पे जाएगा, ध्यान से देखना, इन्फिनिटी पे जब जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया। और ये 1 से लेके n का सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट हाफ, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? x/2। ये लिमिट भी कितनी आ जाएगी? 1 से लेके n का सम n स्क्वायर x/2, और इधर दुकानें अलग अलग करोगे n कट जाएगा, 1/n 0 चला जाएगा, तो ये भी x/2। तो आंसर x/2 आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? x/2। हाँ जी, सही है। बोलो, क्लियर है सबको ये मेथड सैंडविच से? यस सर। इसका मेथड 2 एकदम बेसिक फंडामेंटल फंक्शन से बताते हैं, चिल्ला चिल्ला के। कभी भी ग्रेटेस्ट दिख जाए उसको x माइनस फ्रैक्शन लिख दो, बस उसी से। इसको मैं लिख दूंगा x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, मेथड 2। उसको लिख दूंगा 2x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x। इसी तरह चलते 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 इसको लिख देंगे nx माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये सब अलग अलग इकट्ठे कर लिए, x इकट्ठा कर लिया 1 प्लस 2 प्लस से लेके n तक, और माइनस पूरे ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x से लेके फटाफट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखो, ये लिमिट क्या आएगी? n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर इंटू x, तो ये लिमिट तो ये कट के x/2 आ जाएगी। अब इस लिमिट की बात देखो, फ्रैक्शन पार्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या औकात है? 1 हो सकता है,
मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। नंबर ऑफ टर्म कितने? n। अगर सभी 1, पहली बात तो 1 होगा नहीं, मैं कह रहा हूं सभी को 1 ले लो तो भी जुड़ के मैक्सिमम सम कितना होगा? n, और नीचे क्या है? n स्क्वायर। तो कहां को जाएगा नंबर? 0 को। तो लिमिट 0 को चलेगी। आंसर आ गया x/2। ये सैंडविच से करा, ये बेसिक से करा, कोई परेशानी? बोलो भाई। नो सर। वेरी गुड। लिख लिया तो मिटा दें जल्दी से। Yes. चलो, वन स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स से लेके n स्क्वायर एक्स अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ भाई, सेम पैटर्न ये वाला। अब मैं देखो करा नहीं रहा, हवा में क्वेश्चन कराऊंगा, तुम समझना ध्यान से। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, चाहे मेथड 1 से कर लूं, कैसे मर्जी कर लो, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ध्यान दो, यहां पर क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और नीचे आएगा n क्यूब। ऐसे ही माइनस ये फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन, ऐसे कितने फ्रैक्शन और अपॉन n क्यूब। तो ये वाली लिमिट तो 0 को चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा n होगा, n अपॉन n क्यूब 0। और ये n स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा? सम करोगे इसका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 अपॉन n क्यूब x। मैंने वैसे भी कहा था लीडिंग कोफिशिएंट में 1 डिग्री बढ़ा दो और 1 नीचे लगा दो, याद है ना? n क्यूब बाय 3। तो सीधा आंसर क्या आएगा? x बाय 3। सही है? चलो ठीक है, चलो बाकी पार्ट अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।